सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा आर्य समाजियों का समाजवाद। जब हम आर्य समाजियों की बात करते हैं तो हमें सर्वप्रथम पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की पुनर्स्थापना की थी। उनका मानना था महाभारत काल में जो वैदिक आर्य समाज था वह विलुप्त हो गया था। मैं इसकी पुनर्स्थापना करता हूँ, जिसे उन्होंने आर्य समाज का नाम दिया था। यदि हम आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज को भारत में स्थापित हुए लगभग 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन जब हम उनके 150 वर्ष की बात करते हैं और भारत की ख्याति की बात करते हैं तो आर्य समाज को भारत के अंदर 150 वर्षों में वह पहचान नहीं मिली, वह ख्याति नहीं मिली जिसका वो अधिकार था। पूरे भारत में यदि हम आर्य समाज की बात करें तो कोई इस संगठन के बारे में ठीक से जानता भी नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वामी दयानंद के विषय में नहीं जानता, आर्य समाज के विषय में नहीं जानता, तो ये सोचने और विचार करने वाली बात है कि जो हमने 150 वर्ष लगातार कार्य किया है वह हमने किस दिशा की ओर किया है। क्या हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं या फिर हम दिशाहीन होकर कार्य कर रहे हैं। यदि हम दिशाहीन होकर कार्य करेंगे तो भी हम भटक जाएंगे, और यदि हमें कोई मार्ग ही नहीं पता कि हमें किस दिशा में कार्य करना है तो भी हम भटक जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम ये बात समझते हैं, जब हम कहते हैं आर्य समाजियों का समाजवाद, तो हमें ये बात तब समझ लेनी चाहिए जब 1875 में स्वामी दयानंद आर्य समाज नाम की संस्था का स्थापना करते हैं। जब वह आर्य समाज की स्थापना करते हैं तो मुख्य तौर पे जो यहाँ पे शब्द दिया गया है समाज, ये जो समाज शब्द है यह अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण व्यवस्था को बताता है। समाज केवल एक शब्द नहीं है, पूरी की पूरी एक व्यवस्था है। क्योंकि जो मनुष्य है, जो सामाजिक प्राणी है, हम किसी भी मनुष्य की बात करें, चाहे वह भारत का हो, अमेरिका का हो, विदेश का हो या किसी और देश का हो, तो वह सभी लोग मनुष्य है, इसलिए वह सामाजिक प्राणी है। भारत का चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, प्रत्येक मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि मेरे साथ समाज एक अच्छा व्यवहार करे। जब समाज मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो बदले में मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। सबसे पहले हमें आपको बता देते हैं कि ये जो समाज है, जिसे हम समाजवाद कहते हैं, समाज बनता है 7 शब्दों को मिलाकर। सबसे पहला शब्द आता है संबंध, अर्थात आपसी प्रेम भाव का संबंध, जिसे हम रोटी बेटी का संबंध भी कहते हैं। हमारे घर में जो बहन बेटियां हैं या जो संतानें हैं, पुत्र है, हम वह आपके घर में देंगे और आपकी बहन बेटियों को हम अपने घर में लेके आएंगे, ताकि आपके और हमारे बीच में जो संबंध है वह प्रेम के साथ साथ पारिवारिक संबंध बन जाए। सबसे पहला कारण है पारिवारिक संबंध आना। फिर दूसरा कारण है समाजवाद का, जिसे हम कहते हैं समानता भाव। तीसरा है जिसे हम कहते हैं समता भाव। चौथा है जिसे हम कहते हैं सम्मान का भाव। पांचवा है जिसे हम कहते हैं सत्कार का भाव। छठा है जिसे हम कहते हैं संस्कार का भाव। और सातवां है जिसे हम कहते हैं सप्रेम का भाव। अर्थात जैसा जैसा व्यवहार आप हमारे साथ करते हैं वैसा वैसा व्यवहार हम आपके साथ करना आरंभ कर देते हैं। समाजवाद की ये 7 व्यवस्थाएं हैं। यदि कोई भी समाज संसार का, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, लिंगायत हो, या संसार का कोई भी समाज हो, यदि वह समाजवाद को लेकर चलता है और अपने इस 7 संबंधों को स्थापित करता है, जिसमें पहला संबंध आता है रोटी बेटी का संबंध, दूसरा आता है समानता का संबंध, तीसरा आता है समता का संबंध, चौथा आता है सम्मान का संबंध, पांचवा आता है सत्कार का संबंध, छठा आता है संस्कार का संबंध,
और सातवां आता है सा प्रेम का संबंध। तो इस सात संबंध के कारण ही वह समाज एक समाजवाद कहला सकता है। इस सात संबंध के अंदर जो इसकी जड़ें है उसे कहते हैं हम रोटी बेटी का संबंध अर्थात पारिवारिक संबंध। जब हम किसी के साथ पारिवारिक संबंध में बन जाते हैं तो स्वतः ही हमें समानता का भाव आ जाता है, सम्मान का भाव आ जाता है, सत्कार का भाव आ जाता है, संस्कार का भाव आ जाता है और साफ प्रेम का भाव आ जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समाजवाद या समाज का जो मुख्य अंग है वह है रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध। अब आप इस रोटी बेटी के संबंध को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रोटी बेटी का संबंध है वह सभी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज वर्तमान में जो आर्य समाज है जिसे लगभग स्थापित हुए हुए 150 वर्ष हो गए हैं, हम यदि उसके बारे में विचार करें तो हमें समझ आता है आर्य समाज में मुख्य तौर पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, पहले है पदाधिकारी, दूसरे है वैदिक उपदेशक, तीसरे है भजन उपदेशक, चौथे है आर्य प्रधान, पांचवे है आर्य उप प्रधान, छठे है आर्य सामान्य, सातवें है आचार्य, आठवें है पुरोहित, नौवे है ऋत्विक, 10वें है प्रचारक, 11वें है लेखक और 12वें है कार्यकर्ता। यदि हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज में यह सभी लोग हैं। इन सभी लोगों का जो विवाह है, एक तो अपना विवाह, अपने बेटे का विवाह, अपनी बेटी का विवाह, अपनी नाती पोती का विवाह, उन सब का विवाह यदि धीरे धीरे इन्होंने आज से 150 वर्ष पहले ही आर्य समाज में करना आरंभ कर दिया होता तो आर्य समाज एक समाजवाद की जड़ स्थापित कर लेता। अर्थात संसार में किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह किसी भी समाजवाद को हिला सके। संसार में किसी भी संगठन में इतनी ताकत नहीं है वह किसी व्यक्ति के समाजवाद को हिला सके, क्योंकि समाजवाद की जो नींव है, जो जड़ है, वह है पारिवारिक संबंध। जब हम कहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत में आकर आक्रमण किया और भारत को गुलाम बनाया तो इसके मुख्य का एक कारण था, इसका मुख्य एक ही कारण था कि वह समाजवाद को भारत में लेके आए थे, क्योंकि उनके अंदर आपसी समाजवाद था। समाजवाद होने के कारण वह एक दूसरे के निष्ठावान थे, सम्मान करते थे, सत्कार करते थे, संस्कारवान थे अपने लिए और वह एक दूसरे से प्रेम भाव का संबंध रखते थे। लेकिन जब हम आर्य समाजियों का समाजवाद देखते हैं तो वह हमें आर्य समाजियों के भीतर दिखाई नहीं देता। हम जब देखते हैं, चाहे वह आर्य समाजियों के पदाधिकारी हो, आर्य वैदिक उपदेशक हो, आर्य भजन उपदेशक हो, आर्य प्रधान हो, आर्य उप प्रधान हो, आर्य सामान्य हो, आर्य आचार्य हो, आर्य पुरोहित हो, आर्य ऋत्विक हो, आर्य प्रचारक हो, आर्य लेखक हो या आर्य कार्यकर्ता हो, यह सब लोग अपनी अपनी जातियों में ही विवाह करते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इन सब ने मिलकर कभी भी आर्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए या आर्य समाज को जड़ देने के लिए कार्य नहीं किया। जब हम कहते हैं कि आर्य समाज आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मुख्य केवल एक ही कारण है कि आर्य समाज के अंदर रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध नहीं है। और जब तक पद अधिकारी पद अधिकारियों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, वैदिक उपदेशकों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, भजन उपदेशकों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य प्रधानों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य उप प्रधानों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य सामान्यों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य आचार्यों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य पुरोहितों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा और आर्य ऋषि का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य प्रचारकों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, आर्य लेखकों का रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, कार्यकर्ताओं का रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्य समाज का जो समाजवादी सिद्धांत है वह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है, ईश्वरीय सिद्धांत है। स्वामी दयानंद ने पहले ही कहा था
कि आर्यों का विवाह केवल आर्यों में किया जा सकता है, लेकिन हम देखते हैं आर्य समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े उप प्रधान, इन सब ने अपनी संतानों की शादी अपनी जातीय पहचान के कारण, अपने लालच के कारण केवल अपनी जाति में की है। सोचने विचार करने वाली बात यह है कि आर्य समाज के प्रधान, पदाधिकारी, उप प्रधान, भजन उपदेशक, ऐसे ऐसे लोग जो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमने ऊंची ऊंची गद्दी पे बिठा रखा है, जो अंतर जातीय विवाह का समर्थन नहीं कर रहे, जो आर्य समाज का सामाजिक विवाह का समर्थन नहीं कर रहे, अपने समाजों का, अपनी बहन बेटियों का, अपने बच्चों का आर्यों में विवाह नहीं कर रहे। यह तो आर्य समाज के लिए ही चिंता का विषय है। आइए और समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं आर्य शब्द, वैसे सज्जनता का प्रतीक माना जाता है। ये जो आर्य शब्द है, यह सज्जनता का प्रतीक माने जाता है। हम कहते हैं जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, न्यायकारी होता है, परोपकारी होता है, मानवतावादी होता है और न्याय को न्याय बोलने वाला होता है, ऐसे मनुष्य को आर्य कहा जाता है। लेकिन हम आर्य समाजी इसे एक सामाजिक शब्द के रूप में भी स्वीकार करते हैं, इसलिए हम अपने आप को आर्य समाजी भी मानते हैं। हम ये मानते हैं जो स्वामी दयानंद ने 1875 में आर्य समाज बनाया था, इसके अंदर जो आ जाता है वह सभी लोग आर्य हो जाते हैं। यानी कि सन 1875 से जो भी आर्य समाज में आया वह सभी लोग आर्य हो गए। हमें विचार करने वाली बात यह है कि आर्य समाज, जिसे हम समाज कहते हैं, समाज का अर्थ होता है सबसे पहला संबंध कि वहाँ पर रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध होगा, दूसरा वहाँ पर समानता का संबंध होगा, तीसरा वहाँ पर समता भाव का संबंध होगा, चौथा वहाँ पर सम्मान का संबंध होगा, पांचवा वहाँ पर सत्कार का संबंध होगा, छठा वहाँ पर संस्कार का संबंध होगा और सातवां वहाँ पर साफ प्रेम का संबंध होगा। इन 7 संबंधों में जो रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध है, ये इसकी जड़ मानी जाती है। जिसकी जड़ नहीं होती है वह पेड़ कोई भी तोड़ कर ले जाता है और काट कर ले जाता है। वही स्थिति आज आर्य समाज की हो गई है। आर्य समाजी आज संघ की ओर जा रहे हैं, भाजपा की ओर जा रहे हैं, पुराणिकों की ओर जा रहे हैं, जातीय संगठनों की ओर जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि आर्यों में रोटी बेटी का संबंध नहीं है। जिसके पास जड़ नहीं होती है उसका पेड़ कोई भी उखाड़ के ले जाता है। जब हम इसकी बात कहते हैं कि इसलिए हम स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं। अब चाहे आर्य शब्द को सज्जनता का प्रतीक माने जाए या फिर समाज का प्रतीक माना जाए, लेकिन इसकी सार्थकता तभी है जब इसमें आपसी रोटी बेटी का संबंध बढ़ाया जाए। यानी कि आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया क्यों था। आर्य समाज इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो हिंदू समाज था वह हिंदू समाज समाज नहीं था, हिंदू जातीय संगठन था, जिसे पौराणिक ब्राह्मणों ने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, दलित जाति और अछूत जातियों में विभाजित किया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि ये ब्राह्मण जाति के लोग, क्षत्रिय जाति के लोग, वैश्य जाति के लोग, दलित जाति के लोग और अछूत जाति के लोग, जब यह लोग आर्य बन जाएंगे, आर्य व्यक्ति हो जाएंगे, तो यह पद अधिकारी बनेंगे आर्य समाज के, वैदिक उपदेशक बनेंगे, वैदिक प्रचारक बनेंगे, वैदिक प्रधान बनेंगे। जब यह आर्य हो जाएंगे तो ये अपना आर्यों का विवाह आर्यों में करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये ब्राह्मण जाति छोड़कर आएंगे, क्षत्रिय जाति छोड़कर आएंगे, वैश्य जाति छोड़कर आएंगे, दलित जाति छोड़ के आएंगे और यहाँ पर ये अछूत जातियाँ छोड़कर आएंगे। यहाँ पर जब ये पांचों जातियों को छोड़कर आएंगे तभी ये आर्य बनेंगे और आर्य बनने के बाद ही ये अपना रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे। जब रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो जाएगा उसके बाद सम्मान, समता, सम्मान, सत्कार, संस्कार और स्वाप्रेम यह धीरे धीरे स्वतः ही स्थापित होते जाएंगे।
स्वामी दयानंद का उद्देश्य बहुत ही सरल था, जिसको बच्चा बच्चा समझ सकता था, लेकिन वह समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि जो आर्य समाज के पद अधिकारी थे, जिनका ये कर्तव्य था समाज को समझाना कि आर्यों का विवाह केवल और केवल आर्यों में किया जा सकता है, आर्यों का विवाह आर्यों से बाहर नहीं किया जा सकता। यदि आर्य समाज का समाजवाद का जो ढांचा है वह रोटी बेटी के पारिवारिक संबंध पे टिका हुआ है, यदि आप इस ढांचे को तोड़ते हैं तो हम आपको आर्य समाज से निलंबित कर देंगे, यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। चाहे आप आर्य पदाधिकारी हो, चाहे आर्य कार्यकर्ता हो, चाहे आर्य प्रधान हो, चाहे आर्य भजन उपदेशक हो, चाहे आर्य आचार्य हो, चाहे आर्य ऋत्विक हो, चाहे आर्य लेखक हो, चाहे आर्य प्रचारक हो, चाहे आर्य कार्यकर्ता हो। यदि आप अपने बच्चों का विवाह अपने समाज में ना कर कर अपनी जाति में करते हैं तो हम आपको आर्य समाज से निकाल कर फेंक देंगे कचरा समझकर, क्योंकि आपने आर्य समाज को धोखा दिया है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।